चार शैली रही है जिससे कि हमने समाज को बांध के रखा है 10,000 सालों तक। अगर उस चीज़ को तकनीक और सोशल मतलब इंटरनेट के दुनिया में नेटवर्किंग के लिए लाया जाए, फिर उसकी आत्मा को लेकर के सोशल नेटवर्क बनाया जाएगा, तो वो नेटवर्क दुनिया भर में चलेगा। अगर आप लाइफ में कुछ ऐसा अचीव कर लेते हैं, आपकी मेहनत आप कभी सबमिट नहीं करते हैं अपने फेल्योर्स के आगे और आप सतत काम करते रहें, तो एक दिन जब आप अचीव करेंगे किसी चीज़ को, तो आपकी उन सारी फेल्योर्स की जो घटनाएं हैं वो कहानी बनती हैं, वहीं जर्नी बनती है। तो मोर और लेस आप देखेंगे कि हर जगह जो है ना, एक ही चीज़ काम आती है कि आप वाकई कितने डेडिकेशन से, कितनी तन्मयता से नई चीज़ों को अडेप्ट कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि सब दुनिया में हर काम एक ही काम है, हमें दिखता है कि अलग अलग काम है। नमस्कार, मैं अनुराग दांगी आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस शो में हमारे साथ जो मेहमान बन रहे हैं वो एक ऐसी शख्सियत है जिनसे मिलना सच में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इन्होंने अपने ज़िंदगी में एक दो नहीं कई सारे काम किए और जब मैं इनसे बात करा तो फिर मुझे समझ में आया कि इनकी जो क्रिएटिविटी है वो सच में ऑप्टिमम लेवल पे है, जिसका परिणाम ये है कि अपने जिस भी फॉर्मेट में, अपने ज़िंदगी में जिस भी जगह पे इन्होंने अपना वक्त दिया उसे एक ऊंचाई पर लेकर के गए। हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज संदीप पांडे जी। हाँ, संदीप पांडे कोई एक छोटा मोटा नाम नहीं, बल्कि मीडिया के हर एक फॉर्मेट में काम किया हुआ वो शख्स, जिन्होंने चाहे प्रिंट मीडिया की बात हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात हो, वो रेडियो हो चाहे टेलीविज़न हो, हर जगह पे इन्होंने अपना वक्त दिया और बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं लाइक रेडियो मिर्ची का नाम आपने सुना होगा, उसे भी एक ऊंचाई प्रदान करी। तो आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं संदीप पांडे सर। तो स्वागत करते हैं संदीप पांडे सर का अपने शो में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच अनुराग, और दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। कई बार जब अपनी तारीफ आप बैठ के से सुन रहे होते हैं ना, तो लगता है कि वाकई क्या मैं इस काबिल हूँ। तो अगर आप बोलें कि एक्चुअल कंट्रीब्यूशन जब तक आपको लगे नहीं कि लोगों की ज़िंदगी में आपने एक वैल्यू एड ऑन किया है, तब तक ऐसे शब्द जो है ना खुद को बौने से लगते हैं। लगता है कि हम एक छोटे से हैं और पहाड़ के नीचे खड़े हैं। तो आप सबका जो है प्यार आशीर्वाद रहे तो शायद इनके जो शब्द हैं वो सही फलीभूत हों और वाकई हम लोग ऐसा महसूस हो कि हमने ज़िंदगी में कुछ अच्छा काम किया है। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे आपने मीडिया के हर एक फॉर्मेट में काम किया, वो चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे टेलीविज़न हो, चाहे रेडियो हो, इन तीनों में सबसे अधिक चैलेंजिंग कौन सा पार्ट रहा आपके ज़िंदगी में? देखिए, हर काम जब आप पहली बार कर रहे होते हैं तो अलग तरह के चैलेंज लेकर आता है, बट हम जो होते हैं अपने अनुभव से बने होते हैं, अपनी जो शिक्षा होती है, आपके जो स्किल्स हैं जो आपने प्रैक्टिस किए हैं, तो मोर और लेस आप देखेंगे कि हर जगह जो है ना, एक ही चीज़ काम आती है कि आप वाकई कितने डेडिकेशन से, कितनी तन्मयता से नई चीज़ों को अडेप्ट कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि सब दुनिया में हर काम एक ही काम है, हमें दिखता है कि अलग अलग काम है। से कम्युनिकेशन में जाएं तो आप जब अखबार के लिए लिख रहे होते हैं तो भाषा अलग होती है, क्योंकि पाठक वर्ग को अपेक्षाएं अलग हैं अखबार की भाषा से। उन्हें हिंदी अगर पढ़ रहे हैं तो शुद्ध हिंदी चाहिए, वाक्य विन्यास सही चाहिए, उसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है अखबार में रिपोर्टिंग का। तो उस भाषा, उस शैली को आप प्रीफर करके लिख रहे होते हैं। टीवी की अलग भाषा है, अलग शैली है। रेडियो थोड़ा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को बढ़ाता है, तो वहाँ पे हम ज़्यादा सहज होते हैं, ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, ज़्यादा इनफॉर्मल होते हैं थोड़े से भाषा में, अप्रोच में। तो हर मीडियम का अपना चैलेंज है। जैसे डिजिटल है, उसकी अलग भाषा है, अलग कंटेंट जो है। सब कोई मास कम्युनिकेशन ही कर रहा है, हर प्लेटफॉर्म से मास कम्युनिकेशन ही हो रहा है, लेकिन जैसे ही ऑडियंस और प्लेटफॉर्म बदलता है, हमें कंटेंट का ट्रीटमेंट बदलना पड़ता है। बस यही एक अलग सब में होता है। मुझे चैलेंजिंग सबसे रेडियो लगा, सबसे मज़ेदार भी रेडियो ही लगा। दैट्स ग्रेट। वैसे भी जो सबसे अधिक चुनौतीपूर्ण होता है, मज़ा भी उसी में आता है। तो आपने रेडियो में सबसे पहले शुरुआत किसके साथ करा था? देखिए, हमारी संस्था में मिर्ची के लिए एक बहुत अच्छी बात यह है, और आई विल डेफिनेटली लाइक टू थैंक दोज पीपल हु गॉट मी इनटू दिस टीम, कि हम लोग बहुत ओपन कल्चर में यकीन करते हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि एक हायरार्की का जो बाकी कॉरपोरेट्स का एक अनुभव रहा था, उससे अलग हो करके एक ऐसी संस्था में जहाँ क्रिएटिव लोग काम करते हों, टैलेंटेड लोग हों, उनके बीच में जाकर के काम करना मेरे लिए खुद में बहुत अच्छा अनुभव रहा। 6 वर्षों का अपना कार्यकाल रहा है। तो मैं ये मानूंगा कि आप जब क्रिएटिव टीम के साथ काम करते हैं तो आपकी क्रिएटिविटी एक अलग, पहले मैं भी क्रिएटिव इंसान हूँ, अभी भी रहूँगा, बट जब वैसा सर्कल समाज मिलता है ना, तो आप खुद को और बेहतर ग्रूम कर पाते हैं। मैंने बहुत कुछ सीखा है यहाँ काम करते हुए। आप प्रश्न को मुझे फिर से लेके आएंगे, मैं खो गया था।
मैं ये कहना चाह रहा था कि सबसे पहले शुरुआत किसके साथ करा रेडियो था? मिर्ची के साथ ही की। तो हमारे यहाँ ये है कि मिर्ची जब हायर करती है तो वो ये कोशिश करते हैं कि बाहर के लोगों को लेकर के आए, हम रेडियो इंडस्ट्री के लोगों को ना लें, फ्रेश टैलेंट लें, रॉ टैलेंट लें, ताकि एक अलग पर्सपेक्टिव जो है वो कंटेंट को लेके, ब्रांड को लेकर के आए। और इसलिए जब मैं रेडियो में आया तो मेरे पास रेडियो का कोई अनुभव नहीं था। फर्स्ट टाइम ही रेडियो मिर्ची में मौका मिला और मैंने यहाँ काम किया। क्या बात है, दैट्स अ ग्रेट थिंग। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा कि आप मीडिया में शुरुआत कैसे की, लाइक हाउ यू स्टार्टेड? जैसे सबसे पहले प्रिंट मीडिया में आए या टेलीविज़न में आए या रेडियो पे, सबसे पहले कहाँ से शुरुआत हुई और कैसे, और ये कितना चैलेंजिंग रहा होगा? देखिए, अगर आपके अंदर मीडिया कैसे, मैं ये बोलूँगा मीडिया शब्द से बाहर के शब्द कैसे प्रस्फुटित होते हैं। मतलब एक होता है जब नॉर्मल जीवन इंसान जी रहा होता है, एक आप होते हैं, आप लेखक या विचारक या वक्ता या मास से कम्युनिकेट करने के लिए कि आप एक ऐसी एंटिटी बने जीवन में जो दूसरे से बात करे, दूसरे को कुछ बताए, समझाए। तो ये वाली जो स्थिति पूरे बनती है, उसके बाद कई डायमेंशन से, आप पीआर से लेके पब्लिक कॉर्पोरेट एडवर्टाइजिंग हो गया, पीआर की हो गए, मीडिया हो गया, नॉट मेनी सेक्टर्स आउट देयर। लेकिन आप हम बोलें शब्द कहाँ प्रस्फुटित होते हैं, तो वहीं से मीडिया की शुरुआत होती है। तो स्कूल डेज़ की बात है जब मुझे ये फील होना शुरू हुआ कि मैं अच्छा लिख सकता हूँ, तो मैंने तभी से लिखना शुरू कर दिया था। तभी से आर्टिकल्स वगैरह लिखना, अखबारों में लिखने की इच्छा थी, जो भी मैगज़ीन मिल जाए उसके लिए कुछ आर्टिकल लिखना। तो 9th क्लास से मैं बोलूँगा जब मैं पहली दफ़ा रेप्यूटेड कहीं जगह छपना शुरू करता हूँ। 9वीं क्लास से मैं लिखता हूँ और मेरी पहली आमदनी भी थी, वो भी लिख करके ही हुई थी। एक छोटी सी एक छोटा सेटअप था हमारे पटना में, एक भाई साहब का मीडिया सेटअप था, वहाँ पे मैं जुड़ा। उनकी एक वहाँ डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाते थे उन लोग, तो उसके लिए मैंने स्क्रिप्ट राइटिंग शुरुआत की। 9वीं कक्षा में था मैं तब से मैंने पैसे कमाने भी शुरू किए। तो एक बार आपको आदत लग जाती है पैसे की, कि यहाँ से पैसा आ रहा है, तो शायद ध्यान भी वहीं चला जाता है। तो मैं 9वीं क्लास से ही मीडिया के लिए काम करता हूँ। दैट्स ग्रेट। अब जब बात स्कूल की हो रही है तो ये भी जानना चाहेंगे कि स्कूल में कैसे थे संदीप पांडे? स्कूल मेरे लिए एकेडमिक्स हमेशा से बोझ की बात रही है। मतलब मुझे एकेडमिक्स से कभी ज़्यादा इंटरेस्ट रहा नहीं, कि मुझे ये लगता रहा कि जो चीज़ें मैं पूछना नहीं चाहता, जो मेरी ज़िंदगी के प्रश्न नहीं है, मैं भी जानना नहीं चाहता कि क्यों हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं, आप मुझे उसे क्यों बता रहे हैं। तो अब दुनिया है जैसी वैसे जीना पड़ता है। तो आपको स्कूल में भेजा जाता है पढ़ने के लिए, आप भी पढ़ लेते हैं, हम भी पढ़ लेते हैं। बट मैं वाकई सबसे पूछना चाहूँगा, जो लोग देख रहे हैं, कि हमें स्कूल की कितनी बातें याद रहती हैं। बिल्कुल। तो हमें नहीं रहती, क्योंकि हम उस वक्त पूछ नहीं रहे होते हैं कि हमें ये जानना है। ज़बरदस्ती आपको एक किताब दे दी जाती है, इसको पढ़ो, पास करो, तो हम पढ़ लेते हैं हम लोग। बट वो समय की बर्बादी लगती थी मुझे शुरू से ही, कि मेरे प्रश्न कुछ और हैं, उसे बताइए। तो मैंने बस पढ़ाई वैसे ही की कि मार्क्स आ जाएं, मैं रुकूं नहीं। और स्कूल में मेरा जो बाकी एक इम्प्रेशन था बच्चों के बीच में कि टैलेंटेड है, लेकिन बहुत इग्नोरेंट है, ना नोट्स बनाना है, ना किताब लेके आना है। बट ये था कि मैं बहुत इनोवेटिव था, और कभी भी कैसे कुछ क्वेश्चंस पूछने होते थे अगर टीचर से, तो बच्चे मुझे पोक करते थे, कुछ ऐसा पूछो आउट ऑफ द बॉक्स कि टीचर परेशान हो जाएं और हमें क्लास में पढ़ाई जो है वो नहीं करनी पड़े, खेलने का मौका मिले, हम हुड़दंग कर सकें। तो मैं आज टीचर से माफ़ी चाहूँगा, मैंने ऐसे बहुत अजीब अजीब से प्रश्न किए जिससे वो अनकम्फर्टेबल हों, ताकि हम लोग खेल सकें। बट ऐसा ही था कि बहुत ये पता था कि बहुत क्रिएटिव, इनोवेटिव और टैलेंटेड बंदा है, बट पढ़ता नहीं है, ऐसा इमेज था मेरा। अच्छा, बिहार में एक कहावत, मतलब चरितार्थ है या बस कही जाती है, इसको कहिए, लोग कहते हैं कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। मतलब इस कहावत के बारे में आपका अपना क्या प्रोस्पेक्टिव है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने जीवन में कभी इस कहावत का उपयोग नहीं किया, क्योंकि मैं बहुत जजमेंटल नहीं रहा कभी किसी चीज़ों को लेकर के। और आज के समय में तो भी सभी लोग जो ये बोला, आपने कभी बोला होगा तो अब गलत साबित हो चुके हैं, कि आज जो गेमर्स थे, अगर हम लोग बात करें कि इस मिलेनियल में 90s के दौर से लोगों ने क्या गेम खेलना शुरू किया, तो अपार्ट फ्रॉम स्पोर्ट्स तो हम देख ही रहे हैं कितना ग्रो कर रहा है। लेकिन हम माने भी अगर कि स्पोर्ट्स में लिमिटेशंस हैं, कि किसको एक्सपोजर मिलता है, कौन, जैसे क्रिकेट है, सब बच्चे समय बर्बाद करते हैं क्रिकेट के पीछे, तो माँ बाप ये बोलने को होते हैं कि, लेकिन हमें देखें तो फिजिकल एक्टिविटी ज़रूरत है। आज तो चैलेंज बदल गए हैं, बच्चों को बोलना पड़ता है घर से बाहर निकलो, स्क्रीन छोड़ के बाहर जाओ, खेलो। तो ये कुछ समय के साथ डायलॉग, ये मुहावरा चला हुआ था, बट अभी के समय में देखें तो जो गेमर्स हैं वो सबसे ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, वो नवाब हैं वाकई में, क्योंकि गेमिंग जिन्होंने किया है उन्हें पता है कि क्या गेम के लॉजिक्स, कोडिंग क्या होती है। आज जो वर्चुअल दुनिया एक बन रही है मेटावर्स में, उसमें जितने भी गेमर्स हैं वो काम कर रहे हैं, तो दे आर अर्निंग ह्यूज मनी। तो ये उन लोगों को माफ़ी मांगनी चाहिए जिन्होंने ये बात कही थी कभी भी, आई विल से, कि खेलोगे कूदोगे तो नवाब बन सकते हो, फॉर श्योर। नो डाउट। बहुत सारे लोग ऐसे हैं खेल कूद करके ही नवाब बन रहे हैं। और इवन आप गेम्स वगैरह की जो बात करें, मोबाइल गेमिंग के जरिए भी बहुत लोग बहुत बड़ा कुछ कर पा रहे हैं। अच्छा, एक बात और
कि जब लास्ट टाइम रेडियो मिर्ची के ऑफिस में बैठा था और आपसे डिस्कशन चल रहे थे कुछ, तो लगभग 1 घंटे के डिस्कशन चले थे। उस डिस्कशंस में मुझे कुछ बातें समझ में आई थी। आपका थॉट प्रोसेस जो है वो सच में बहुत ही डेप्थ है, किसी चीज़ को लेकर के बहुत ही गहराई से आपने चीज़ों को मंथन किया है और बिल्कुल सटीक लॉजिकली चीज़ों को आप कहते रहते हैं। तो ये इतनी परिपक्वता जो आपके अंदर आई वो कैसे आई? क्या सिर्फ पटना में होते हुए आई या फिर पटना को छोड़ आप बाहर भी दुनिया देख करके घूम घाम के फिर से वापस पटना में आए हैं? देखिए, हमेशा इंसान को ये लगता है कि बहुत कुछ सीखने के लिए, तो हमें कभी ऐसा एहसास हुआ ही नहीं कि बहुत परिपक्वता सी आई है। गलतियाँ रोज़ होती हैं, रोज़ सीखते हैं आप। लेकिन हम ये कहेंगे कि बिहार से निकलना 12th के बाद, चूँकि बिहार में जिस 90s के दौर में हम लोग थे, तो हायर एजुकेशन को लेकर के उतनी अच्छी सुविधाएं आज भी नहीं हैं, हम लैक करते हैं। ख़ासतौर पे तब के समय में मास कम्युनिकेशन जैसी चीज़ पढ़ना अगर आप चाहते हैं तो बहुत लिमिटेड इंस्टीट्यूट से जहाँ पे ये पढ़ाई होती थी। तो ऐसे में दिल्ली जाना हुआ, दिल्ली में जाके 10 साल वहाँ रहे। तो घर से निकल के बाहर जब आप संघर्ष करते हैं तो एक कॉकरोच फैक्टर बिहारियों में होता है। वो यूज़ द टर्म कॉकरोच फैक्टर, जो ये कहता है कि हम किसी भी हालात में ज़िंदा रह सकते हैं, हम किसी भी परिस्थितियों में संघर्ष कर सकते हैं और हमें कोई अभाव जो है हमें अभाव नहीं लगता, क्योंकि शायद हमारी परवरिश जिस क्षेत्र में हुई है वो इतने इस तरह के दौर से गुजरा है जहां अभाव हमने देखा है। हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमी सही है, हमने रहने की सुविधाओं की, बिजली की कमी देखी है। तो हमारे लिए जो अभाव है वो डिफिनेशन अलग है। हमारे लिए थोड़ा बहुत भी सहजता मिल जाती है तो हमें लगता है बहुत कुछ मिल गया ये तो बिहार के होने के अपने फ़ायदे हैं। तो दिल्ली में जाने के बाद से वहाँ अपना संघर्ष रहा, लेकिन आपका एक ईज़ी वे आउट हमेशा होता है कि आप संघर्ष कर रहे हैं, बीच में आपने किसी से हेल्प ले ली, घर पे बोल दिया, पापा ने हेल्प कर दिया। देयर इज़ ऑलवेज अ ईजी वे आउट कि आप वो रास्ता चूज़ कर लें। बट आई प्रीफर कि अफेक्टेड सिचुएशंस जो लाइफ में हो, जैसे कि मैं दिल्ली में था तो कई दफ़ा होता था कि पैसे ख़त्म हो गए हैं, पैसे हैं नहीं कि आप रेंट भी दे सकें, खाना भी खा सकें। तो वैसी स्थितियों को आप कैसे फेस करते हैं? आसान तरीका है आप पैसे मंगा लें घर से, लेकिन हमने उन चुनौतियों को झेला, जहाँ तक हो सकता है संघर्ष किया। कई दफ़ा चीज़ें बनी, कुछ कंपनी इस्टेब्लिश हुई, कुछ लोगों को एम्प्लॉय किया, फिर वो गलत फैसले हुए, वो चीज़ें ख़राब हो गई, कुछ इनिशिएटिव लिया वो फेल कर गया। तो मैं तो मानूंगा कि मेरी लाइफ में फेलियर्स की लंबी फहरिस्त रही है। इतनी लंबी फहरिस्त है फेलियर्स की कि पूछिए मत। लेकिन हाँ, अभी भी मैं ये देखूं कि अगर आप लाइफ में कुछ ऐसा अचीव कर लेते हैं, आपकी मेहनत आप कभी सबमिट नहीं करते हैं अपने फेलियर्स के आगे और आप सतत काम करते रहें, तो एक दिन जब आप अचीव करेंगे किसी चीज़ को, तो आपकी उन सारी फेलियर्स की जो घटनाएं हैं वो कहानी बनती हैं, वहीं जर्नी बनती है। उसी को बोला जाता है कि ये ऐसे पूरी हुई प्रक्रिया। तो स्टोरी कहाँ ख़त्म होती है वो तय करता है कि कोई चीज़ फेलियर थी या कोई चीज़ सक्सेस थी। तो भी स्टोरी ख़त्म नहीं हुई है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, तो इसलिए। दैट्स ग्रेट। लास्ट कन्वर्सेशन में मुझे एक बात समझ में आई थी कि आप बता रहे थे कि ज़बरदस्ती का मैंने साइंस ले लिया था, मतलब कंफ्यूज था, बायोलॉजी ले कि मैथ ले, किसी तरीके से आपने कुछ ले लिया और पास कर गए, ऐसा कुछ था। लेकिन एक बात और साथ में आपने ऐड ऑन किया था कि आप टेक्निकली बहुत स्किल्ड हुए और आपने फेसबुक के पैरेलली आपने एक सिस्टम भी खड़ा किया था, जहाँ तक मुझे याद है वो हिंदी वाणी ना, हाँ, हिंदी वाणी करके आपने किया था और उस पर बहुत अच्छा आपने काम भी कर लिया था। तो ये टेक्निकल नॉलेज आया कैसे? और वो जो शुरुआत आपने करा, तो अभी जब फेल्यूर की बात आ रही है तो मुझे याद आया कि एक फेल्यूर आपके जीवन में ये भी है शायद, तो इसको आप किस प्रकार से देख पाए और ये क्या था, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दें। देखिए, आप ना पैशन बिल्ड करना बहुत ज़रूरी होता है। मैं एक कॉन्सेप्ट सब लोग जानते भी होंगे, इकिगाई बोल के, हाँ एग्जैक्ट है ना, तो वो जापानीज टेक्निक। हाँ, लेकिन उसको देखिएगा तो वो कुछ अलग बात नहीं कहता जो गीता कहती है। सभी बातें जो दुनिया में अच्छी होती है, सच होती हैं, वो एक ही बात को कहती हैं। शब्द अलग होते हैं, तरीका अलग होता है। बिल्कुल। तो इकिगाई आप जानते होंगे, तो उसमें कहता है कि आप किसी चीज़ से जिसमें काम करने में अच्छे हों, जिससे आप प्यार भी करते हो, आप जिससे पैसे भी कमा सकें और दुनिया को जिस चीज़ की ज़रूरत भी हो। अगर ये चारों बातें किसी आपके लाइफ के एक काम से, एक स्किल से पूरी होती दिखाई दें, लगे कि मेरे पास, अगर सपोज़ आप राइटर हैं, आप अच्छे सिंगर हैं, आप कोई भी स्किल जानते हो, आप मे बी आप फाइनेंस के व्यक्ति हों, आप कुछ भी कर रहे हो, आप फिजिकल एक्टिविटी में अच्छे हों, अगर आपको लगता है कि इस काम में मैं अच्छा हूँ, मैं इससे प्यार भी करता हूँ, मतलब मैं दिन भर में 6 घंटे ये काम करूँ तो शाम को कंप्लेन नहीं करूँगा कि मैं थक गया। अपने पसंद का काम कर, थक कैसे गए आप? तो ऐसे में आप उस काम को इतना प्यार करते हो कि आपको काम वो करना पड़े तो आपको थकावट या बोरियत महसूस नहीं हो। तीसरी बात कि उस काम को करने के लिए आपको पैसे भी मिलते हो, ये तो और अच्छी बात है। पसंद का काम भी किया, पैसे भी मिल गए और दुनिया को उसकी ज़रूरत भी हो। अगर ये चारों चीज़ें मिल जाती हैं तो आप उस काम को यस कर दीजिए।
कि यही करना है मुझे। बिल्कुल। टेक्नोलॉजी ने मुझे वैसे हमेशा से ही अट्रैक्ट किया, क्योंकि मुझे ये लगा था जब मैं मास कम्युनिकेशन पढ़ भी रहा था तो मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि एक ब्राह्मण फैमिली रही है, ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिली है। ऑर्थोडॉक्स शब्द नेगेटिव है, मैं यूज़ कर रहा हूँ ताकि ये पॉपुलर शब्द है, आप समझ सकें, बट एक हमारी एक फैमिली ब्राह्मणिकल फैमिली रही है। हमने ब्राह्मणिकल वैल्यूज जो होते हैं कि शाकाहारी खाना है, ऐसे रहना है, ऐसे उठना है, ऐसे बैठना है, उन चीज़ों को हमारे घर में बड़े ही संजीदगी से उसका पालन किया जाता था। तो एक जो पृष्ठभूमि है, पापा ही धार्मिक ग्रंथों को पढ़ रहे हैं, घर में सारी किताबें पढ़ी हैं, तो हमने पढ़ा उसे। और जब हम तकनीक से रूबरू हुए तो हमें एक सिमिलरिटी दिखाई पड़ी कि जो बातें तकनीक में हैं, जो इवोल्यूशन दिखा रहा है कम्युनिकेशन का, वो कहीं ना कहीं हमारे शास्त्रों में भी वो बातें हैं। बट ये जो कंजंक्शन है, देखने का तरीका है, इसे इस तरह से पोलराइज्ड कर दिया गया है आज के दिनों में। कुछ एक बातें लोग कह दिया करते हैं कि अच्छा पहले इंटरनेट नहीं था क्या, पहले वो नहीं था क्या, हवाई जहाज़ पहले थे तो अच्छा बना के दिखाओ। तो ये कंट्रोवर्सीज़ के दायरे में बातें आ गई हैं। बट मेरे लिए एक सिंक दिखाई पड़ा था टेक्नोलॉजी और धर्म के बीच में। खासतौर पे धर्म के मामले में गीता बोलूँगा। गीता का धर्म शब्द की करप्ट कर दिया इन लोगों ने। धर्म शब्द का वो अर्थ ही नहीं है जो हम लोग बात करते हैं, और जिस पे बहस की जाए तो शब्द का इस्तेमाल नहीं करूँगा, मैं अध्यात्म बोलूँगा इसके लिए। तो अध्यात्म जो है और तकनीक है, इसके बीच में मुझे एक सिमिलरिटी दिखाई पड़ी, और वो सिमिलरिटी बहुत ऐसी थी कि लाइफ टर्निंग इवेंट जिसे कहेंगे हम। मुझे एक ऐसा क्लू मिला था जीवन में, मुझे लगा कि इसके लिए ज़िंदगी देना वाजिब है, ये इसके लिए ज़िंदगी दी जा सकती है इस खोज के लिए। वो खोज ये थी कि जिस तरह से टेक्नोलॉजी का इवोल्यूशन चाहता है कि हम एक ऐसी मशीनरी, ऐसी एंटिटी पैदा करें जो ऑटोनोमस डिसीजन ले सकती हो, यानी एआई हम बिल्ड कर रहे हैं। तो एआई एक ऐसी टेक्निकल कोडिंग प्रोग्रामिंग एक एंटिटी है जो खुद से फैसले लेने का में सक्षम हो, और वो लार्ज स्केल डेटा को प्रोसेस करके बेस्ट फैसले ले सके जो उस वक्त के लिए सही निर्णय हो। जैसे ह्यूमन ब्रेन हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये इंसान की तरह जो मशीन काम कर सके, सोच सके, फैसले ले सके, वो एआई बिल्ड हो रहा है। और गीता भी यही बात कहती है, वो इंसानी मशीन के बारे में बोलती है, क्योंकि हम भी मशीन बनाने की कोशिश करें इंसानी। तो वो बताती है कैसे एक इंसान का जो मशीन है वो कैसे काम करता है, कैसे विचार जो है कर्म में परिणित होते हैं, हाउ अ थॉट गेट्स कन्वर्टेड इनटू एन एक्शन एंड हाउ इट इज़ डिफरेंट फॉर एवरीवन, क्योंकि उसका रजत तम सत्व गुण है। तो देयर इज डिफरेंट मैकेनिज्म वर्किंग फॉर एवरीवन, डिफरेंट इंटेंट वर्किंग फॉर एवरीवन। तो मुझे जब ये चीज़ समझ में आनी शुरू हुई तो मुझे एक लंबा रास्ता दिखा चलने के लिए। वो लंबा रास्ता ये था कि भारत के पास अपनी तकनीक की दृष्टि हो। Exactly. हम सिर्फ एक कंज्यूमर ना बन के रह जाएं, हम सिर्फ ये ना रहे कि किसी ने बाहर में एक वेबसाइट बनाई, जैसे कि हम देखते हैं जो पॉपुलर वेबसाइट्स हैं, भले ही उसे भारतीय लीड कर रहे हों, बट हम पूछें कि उनका पैसा किसके पास जाता है, ओरिजिन कौन है, कौन कंट्रोल करता है, तो वो हम नहीं करते हैं। हम वहाँ पे हम सिर्फ एक काम कर रहे हैं। वी कैन डेफिनेटली फील प्राउड ऑफ कि हमारे इंडियंस जो हैं बड़े बड़े कंपनीज को लीड कर रहे हैं, बट हम बोलें उनका आईपी किसके पास में है, कौन डिसीजन मेकर है, तो वो हम नहीं हैं। तो जिस देश ने समाज दुनिया को बताया क्या होता है, जिस देश ने ये बताया कि सामाजिकता क्या होती है, कैसे 10,000 साल से ज़्यादा समय तक भारत एक समाज में बंध के रहा है, उसको कोई आके सोशल नेटवर्क बाहर से समझा रहा हो, तो ये बात थोड़ी हास्यास्पद लगती है। और हमें लगता है कि भारत की जो अपनी समाज की परिकल्पना है, जो भारत का अपना एक विचार शैली रही है, जिससे कि हमने समाज को बांध के रखा है 10,000 सालों तक, अगर उस चीज़ को तकनीक और सोशल मतलब इंटरनेट के दुनिया में नेटवर्किंग के लिए लाया जाए, उसकी आत्मा को लेकर के सोशल नेटवर्क बनाया जाएगा, तो वो नेटवर्क दुनिया भर में चलेगा। क्योंकि अभी के सोशल नेटवर्क में देखते हैं कई सारे फ्लॉज हैं, जैसे वहाँ आराम से मैनिपुलेटेड कंटेंट होता है। हम जानते हैं कि इसके लिए ट्विटर को ही देख लीजिए तो सबके किट्स बने हुए हैं, क्या करना है, सबको पता है किस चीज़ को ट्रेंड कराना है, लोग पैसे दे के हैक कर लेते हैं। तो बेसिकली अगर कोई बात झूठ है, 100 लोगों ने उसको ट्वीट करके सच बना दिया, तो आइडियली आप एथिकली देखिए बात सही हुई क्या? 100 लोग के झूठ को सच कहने से सच होता है बात? नहीं ना। तो हम सोशल नेटवर्क जो बना के रखे हैं, उसका समाज को जो एग्जैक्टली एथिकली फ़ायदा मिलना चाहिए वो नहीं मिल के मैनिपुलेटेड कंटेंट, फेक न्यूज़, लोगों की आइडियोलॉजीज़, पॉलिटिकल प्रोपेगेंडाज, ये सारी चीज़ें इंटरनेट पे इसलिए हैं क्योंकि हमारा सोशल नेटवर्क का जो डेफिनेशन है, वो जो परिभाषा उन्होंने तैयार की है, वो उन लोगों ने बिल्ड किया है जिसने समाज को परिपक्व होते देखा ही नहीं है। एग्जैक्टली। तो भारत के पास ये अपॉर्चुनिटी है, भारत को इस दिशा में खोज आगे बढ़ना चाहिए कि हम विश्व को समाज की सही परिभाषा इंटरनेट के माध्यम से डिजिटल दुनिया में दें। और ये मेरा एक लाइफ टाइम एम्बिशन बना, और उसी का बचकाना एक प्रयास था कि हमें लगा कि भाई ट्विटर उस वक्त ऑर्कुट ख़त्म हुआ था, ऑर्कुट क्लोज़ होने वाला था, और हम लोग जितने भी हिंदी ब्लॉगिंग के, मेरा हिंदी ब्लॉगिंग से शुरुआत हुई, और तब मैं एक पेन नेम कनिष्क कश्यप यूज़ किया करता था। और तब मैंने हिंदी ब्लॉगर्स के लिए एक प्लेटफॉर्म बिल्ड किया था, ब्लॉग प्रहरी,
जिसका काम था कि ब्लॉगिंग की दुनिया में भी लोग सूचिता रखें और हम हेट स्पीच, प्रोपेगेंडाज, इन चीज़ों से अलग रखें और अच्छे ब्लॉगर्स की कम्युनिटी बिल्ड हो, उनके लिए रेवेन्यू का सोर्स हो, उनके लिए टेक्नोलॉजी के जो एस्पेक्ट्स हैं वो क्लियर हो। तो उसके लिए मैंने एक ब्लॉग प्रहरी बोल करके एक एग्रीगेटर और माइक्रो ब्लॉगिंग साइट बनाई थी, जो कि बहुत शुरुआती स्टेज 2011-12 की बात है। और वो इट मे बी वन ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट माइक्रो ब्लॉगिंग सच इनिशिएटिव। बट चूँकि वो स्टूडेंट था, मैं उस वक्त में मेरे पास बहुत ज़्यादा ना एक्सपीरियंस था रन करने का, कोई इस तरह का सेटअप ना, मुझे पता था कॉर्पोरेट तरीके से चीज़ें कैसे चलती हैं। तो स्कूल डेज़ के प्रयास थे, वो कॉलेज टाइम के प्रयास थे, और समय के साथ मुझे लगा कि काफ़ी समय ले रहा है, मुझे कोई आउटकम नहीं है। तो मैंने सभी लोगों को बोला कि अब मैं इसे अपने पॉकेट से नहीं चला पाऊंगा, और मैंने शट डाउन कर दिया। और आज उससे बुरा लगता है, अगर मैं इसे प्लेटफॉर्म को रन करते रहता तो मेरे पास इतना डेटा होता कि आई कुड हैव मोनेटाइज दैट डेटा। आज मेरे पास एंटिटी होती है एक बड़ी सी, बट जो होता है अच्छे के लिए होता है, नो वरीज। तो ये मेरा एक प्रयास रहा था। टेक्नोलॉजी समय के साथ सीखना इसलिए पड़ा कि मैंने खुद जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमेशा महसूस किया कि आपको अपडेट रहना पड़ता है नई चीज़ों से, क्योंकि इन्फॉर्मेशन ही ताकत है। अगर एक बेसिक एग्जांपल देखेंगे तो हम आईटी के सेक्टर में जो काम कराते हैं वो अगला, या किसी भी सेक्टर में आप एक बेसिक आपको आईटीआर फाइल करनी है, सब चीज़ें उपलब्ध हैं। जिसको जानकारी है वो तुरंत कर सकता है, नहीं है अगले को पैसे दे रहा होता है। तो लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन मेक्स थिंग्स एक्सपेंसिव फॉर यू, नो डाउट। तो हम नॉलेज गेन करना इज़ फर्स्ट प्रायोरिटी। तो नॉलेज के दायरे में ही टेक्नोलॉजी एवोल्यूशन ही आ रहा था, तो मेरे लिए यही सर्वग्राह विषय बन गया और मैं इसको पढ़ते गया, घुसते गया, ऐसा था। तो ये जो आपने पढ़ाई की शुरुआत करी कैसे, मतलब किताबों से पढ़ा या आपने टीचर्स की मदद ली या फिर इंटरनेट की हेल्प ली, क्या रास्ता क्या था आपका? क्योंकि आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो टेक्नोलॉजी सीखना तो चाहते हैं, बट दे पीपल आर लाइक कि यार मुझे एक ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मिले, एक ऐसा कोई रास्ता मिले जहाँ से मैं शुरुआत कर सकूँ। उनके लिए क्या सजेशन होगा? देखिए, कोई भी चीज़ सीखने के लिए, कोई भी स्किल सेट या किसी भी नई दुनिया में आप एंटर कर रहे हैं जहाँ के शब्द आपके लिए जारगॉन्स एक अजनबी शब्द हों कि पता नहीं है क्या होता है, पहला काम तो ये होता है कि उतर जाइए। ठीक है, बिना किसी सोच विचार के आप उतरिए, क्योंकि ये हर चीज़ नहाने की तरह, स्विमिंग सीखने की तरह है। आप बाहर बैठ के कितनी भी किताबें पढ़ लीजिए कि बैक स्ट्रोक कैसे लगाते हैं, ये कैसे करते हैं, अनलेस यू गेट इनटू द स्ट्रीम, आप पानी में उतरेंगे तब सीखेंगे क्या होता है। वहाँ पे प्रैक्टिकली आप नॉलेज को यूज़ कर पाएंगे। तो मेरा जो अप्रोच ये रहा था शुरुआत से ही, बचपन से ही, कि मैं किताबों में इंटरेस्ट लेता हूँ, बट सेलेक्टिव किताबों में। जब मुझे किसी किताब की ज़रूरत लगे कि मुझे ये डोमेन की जानकारी चाहिए, तो मैं उसे पढ़ने बैठूँगा, पूरा पढ़ूँगा। अमूमन मैं रेफरेंस रीडिंग किया करता हूँ, जिससे मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है कि ये कैसे होता है, तो मैं उस बाबत सर्च करूँगा इंटरनेट पे। जहाँ भी जानकारी मिलती है, जितने लोगों ने जो ओपिनियन दिए हुए हैं, स्कॉलर्स के पेजेस हैं गूगल के, जो कुछ भी चल रहा है वहाँ पे मैं सबको पढ़ूंगा। जिनके विचार मेरे अपने आइडियाज़ को कन्विंस करते हुए दिखाई पड़ते हैं, मैं उनको सही मानता हूँ, चाहे वो कितनी बड़ी एंटिटी हो, वो कितने आइंस्टीन हो, कोई भी हो। अगर उनके उस आइडिया से मुझे अपनी पिक्चर कंप्लीट होती दिखाई पड़ती है, मैं उसको सही मानूंगा। अगर लगता है कि नहीं, ये बात अभी भी डाउटफुल है, मैं कन्विंस नहीं हो पाया, तो मैं उसको ग्रे एरिया में रखता हूँ कि फॉर द टाइम बिंग आई विल यूज़ दिस हाइपोथेसिस और हिज नॉलेज, बट आई वोंट बाई इट कि यही सही है। मैं अपने फर्दर जो थॉट प्रोसेस है और मेरा जो कंक्लूजन मेकिंग है, उसमें मैं इसको सच मान करके कंक्लूड नहीं करूँगा। आई विल कीप इट इन ग्रे एरिया ओनली, चाहे वो किसी ने भी कहा हो। दैट्स ग्रेट। मतलब कि आपका अपना रैशनल माइंड अगर उस चीज़ को वैलिडेट कर दे कि हाँ ये सच में चीज़ें हैं, मतलब ये आपकी क्रिएटिविटी को शो करता है, नो डाउट, बिल्कुल सी बात है। और अभी आप बता रहे थे कि आप किताबों को जनरली तभी आप पढ़ते हैं जब रेफरेंस लेना हो। अच्छा, आप साहित्य की भी बात कर रहे थे कि आप लिखते थे, अखबारों में लिखना शुरू कर दिया था, तो ये लिखने की जो कीड़ा कैसे लगी? आज जैसे यूथ्स को अगर देखा जाए तो वो इसलिए लिखना शुरू कर देते हैं क्योंकि बहुत लोगों को उन्होंने लिखते हुए देखा है, बहुत लोगों के लिखे हुए को उन्होंने पढ़ा है, और कहीं ना कहीं ये भी चीज़ें देखने को मिलती है कि कई बार लोग कॉपी पेस्ट भी करते रह जाते हैं। आपके साथ कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसने आपको बिल्कुल इग्नाइट किया कि नहीं मुझे लिखना चाहिए, और कैसे आपने लिखने की शुरुआत करी? और आपके लिए इंस्पायरिंग सोर्सेज कौन कौन से थे? अगर किताबों की बात करें, पर्सनैलिटीज़ की बात करें, तो ये सारी चीज़ों के बारे में बताएं आप। देखिए, इंस्पिरेशन किसी को तय करना होता है ना। हम जब बच्चे होते हैं तो हर वो चीज़ जो किताबों में पढ़ने को मिलती है या देखने को मिलती है, मीडिया है, दुनिया जो एक हमारे अपने फिजिकल पहुंच से बाहर की दुनिया है, जो हम तक किसी न किसी माध्यम से पहुंच रही होती है, उसमें जो आइकन्स बनाए गए हैं ऑलरेडी, हम प्रोन होते हैं। हम देखते हैं क्लास में 4 लोगों ने बोला कि विनोद दुआ साहब नहीं रहे, वो मेरे सबसे फेवरेट जर्नलिस्ट हैं, तो बाकी भी देखा देखी हम लोग बोल देंगे हाँ मेरे फेवरेट जर्नलिस्ट वही हैं। तो बचपन में ऐसा ही होता है कि हम देख करके दूसरे को कि उसने अपना आइकन चूज़ किया हुआ है, हम भी किसी को मान लेते हैं। बट अगर हम बोलें कि सही में इंस्पिरेशन कहाँ से आनी चाहिए, तो
हम अगेन आई गेट इनटू और रिलीजियस रेफरेंस कि कहा था नाम में सब कुछ छुपा होता है, नाम में ही सब गुण है। जैसे राम नाम लेंगे तो राम का पूरा चरित्र आपके सामने एक बार में आ जाएगा, क्योंकि आपने उनके जीवन वृत्त को देखा है कि उसमें त्याग की भावना है, भ्रातृत्व का क्या स्तर है, उनके पति के रूप में क्या भूमिका है, समाज के लिए क्या भूमिका है, बेटे के रूप में क्या भूमिका है, ये सारी की सारी छवि एक शब्द अपने में निहित करता है। तो जब भी हम किसी ऐसे व्यक्ति को अपने आइडियल के रूप में चूज़ कर लेते हैं जिससे ये लगे कि उसका कोई एक डोमेन हो, मे बी एक एक्टर हो, बहुत अच्छी एक्टिंग करता हो, ठीक है, बट हम आज के समय में किसी भी एक पर्सनैलिटी को कंप्लीट हॉलिस्टिक माने, मैं मानूं कि मैं पूरा हूँ, कोई भी माने कि वो पूरा है, तो वो एक गलत होगा। आई थिंक हर के जीवन के अपने पहलू हैं, समय के साथ स्थितियाँ बदलती रहती हैं, तो उतनी आदर्श की परिभाषा कहीं ढूंढना सही भी नहीं है, और मुझे जल्दी लोग इंस्पायर भी नहीं करते हैं। मैं लोगों के किसी एक गुण से इंस्पायर हो सकता हूँ, मैं उसके आगे सबमिट नहीं करता कि आपने चूँकि मेरे रोल मॉडल हो गए, आपको मैं फ़ैन हूँ, तो आप जो कहे वो सही हो गया, मैं बैल बुद्धि पीछे पीछे चलूँगा, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। मनुष्य को भगवान ने हर किसी को अपना भेजा 36 ग्राम का दे रखा है, जो भी यूज़ दैट, और हमेशा आप अपना व्यू पॉइंट कैरी करिए, क्योंकि सीखी हुई चीज़ें, दूसरे से सुन करके याद कर ली हुई बातें, और उससे आप शामिल करेंगे अपने डिसीजन मेकिंग में, लाइफ में, वैल्यूज़ में, तो यकीन मानिए आपको कहीं धोखा होगा ही होगा। जब तक आप खुद से एक्सप्लोर करके किसी भी बात को, चाहे किसी ने कहा हो कि मुसीबतों का सामना हिम्मत से करना चाहिए, सब लोग जानते हैं, 20-50 साल से पढ़ रहे हैं आप, बिल्कुल, लेकिन ये बात समझ में कब आती है? जब आप वाकई मुसीबत में होते हैं और आपके सामने दो चॉइस होता है। एक होता है कि आप निकल लीजिए पतली गली से, सॉरी वॉरी बोल के, ऐसी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया आपने, सच कुछ और था लेकिन आपने फेस नहीं किया, आप जानते थे कि आप सही थे लेकिन आप बोले कि झुक जाओ, परिस्थितियाँ ख़राब हैं, हम नहीं जाएंगे यहाँ पे, मे बी हम हार जाएं, जब आप बैक लेते हैं। और एक होता है कि आप बोलते हैं कि नहीं, मैं कितनी भी मुश्किल चीज़ें हैं, अगर सच मेरे साथ में, अगर मैं मानता हूँ तो मैं यहाँ स्टैंड करूँगा, और आप स्टैंड करते हैं और उस विकट परिस्थिति से आप निकल पाते हैं, तो आपको यकीन होता है कि ये मेरा जो स्टैंड लेना था कि मुश्किल परिस्थिति में हिम्मत से काम लेना चाहिए, वो कितना सफल रहा। जब आप एक्सपीरियंस करेंगे, जब आप नॉलेज को या किसी बात को एक्चुअली इंप्लीमेंट करेंगे रियल लाइफ में, तब जो आउटकम आएगा, अगर आप कन्विंस होते हैं तो आप चीज़ें सीख लेते हैं, तब आप अगले लाइफ में हमेशा से ही उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हैं। ऐसे कुछ भी पढ़ लीजिए, कोई फ़ायदा नहीं। आपने जो ये बात कही है, ये सच में अभी के दौर में देखा जाए तो बिल्कुल सटीक फिट बैठ रहा है लोगों पे। आज के जो यूथ है या बड़े लोग भी हैं जो कहीं ना कहीं अपने ज़िंदगी में बहुत कुछ को देख चुके हैं, वो लोग भी आज कुछ अगर देखा जाए सही मायने में तो आम इन्फ्लुएंसर्स के भी चंगुल में फंस जा रहे हैं। मतलब कोई भी एक नॉर्मल सा इन्फ्लुएंसर आके कोई बात बोल दिया और उन्हें बहुत अच्छी लग गई, तो उस एक बात के आधार पे वो पूरा अपना परसेप्शन चेंज कर लेते हैं कि नहीं, यही शख्स सच में बहुत बड़ा है। और इसी का उल्टा भी होता है कि अगर किसी ने थोड़ी सी गलती कर दी तो उसके वजह से आप अपना पूरा परसेप्शन चेंज कर लेते हैं, नहीं ये तो गलत ही है। तो आपने ये जो बात कही कि अपना ये 36 ग्राम का भेजा इस्तेमाल करो, और बिल्कुल सी बात है कि आप लोगों के द्वारा कही गई बातों का या लोगों के द्वारा कही गई स्टेटमेंट का अपने ज़िंदगी में उतना ही इस्तेमाल करो जितना आपको सच में लग रहा है कि ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि उनके कंप्लीट आइडियोलॉजीज़ को कॉपी पेस्ट करके अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर लो। ये सच में एक बहुत बड़ी बात आपने कही है। अब हम जानना चाहेंगे लाइक कि आप ब्लॉगिंग भी कर रखे हैं, आपने ब्लॉग प्रहरी नाम से एक अपना बनाया था, एक इनिशिएटिव भी लिया था, तो उसमें कितने लोग आपके साथ जुड़ गए थे? क्लोज टू 30,000 लोग आपके साथ जुड़ गए थे। जी जी अच्छा, लेकिन यहाँ पे इसे आप क्या मानते हैं, ये कि आपने शुरुआत करा, आप समझिए कि अर्ली स्टार्टर, फर्स्ट मूवर एडवांटेज आपको मिल सकता था, लेकिन जब चीज़ें अब लग रहा था कि अब पिक पे जाएंगी, उससे थोड़ा पहले ही आपने शायद उसे क्विट कर दिया। अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे करेक्ट करेंगे। तो ये इससे आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, मैं ये मानूंगा कि अगर आप एक समय में एक आइडिया, बहुत सारे लोग आजकल आइडियाज़ पे काम करते हैं, बट हम ये लॉन्ग टर्म में देखें एक टाइमलाइन में कि मेरा जो एक आइडिया है वो अभी के समय में तो आपको एक लग सकता है कि ये बहुत अच्छा है या मुझे रेवेन्यू देगा या सक्सेसफुल है, बट आप देखेंगे कि पैरेलली बाकी दुनिया कहाँ जा रही है, तो एक समय के बाद आपको एहसास हुआ कि नहीं, ये डाई डाउन कर जाएगा। तो अब बात आता है कि आप किसी चीज़ से जुड़ जाते हैं, 4-5-10 साल चलाते हैं, तो आपके लिए वो एक समय भी कंज्यूम होता है वहाँ पे, फिर आपको लगे कि मुझे आउटकम क्या मिला। तो मेरे पास दौड़ने के लिए उससे बड़ी लकीर मिल गई थी, उससे बड़ा रास्ता मिल गया था, मुझे बेटर हाईवे मिल गया था। तो मैंने कहा कि इस पे समय देने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए कि मैंने शुरू किया है और आप इसे नाक बना लें कि इज्जत की विषय वस्तु है, अब तो चलाएंगे ही और मैं अपना समय बर्बाद करूँ, तो मैंने उसे बंद करना उचित समझा। कोई भी काम अगर आपको लगे कि आपने स्टेप गलत लिया है और आपका समय एफर्ट और लेगा, तो जिसने समझ आ जाए उसने बंद कर दीजिए ना, ऐसा क्या है, पीछे कदम उठाने में कोई बुराई नहीं है। तो
तब की गलती ये थी, चाहे मैं फेसबुक का क्लोन बना रहा था कुछ भी, मैं किसी के जैसा बनने की कोशिश कर रहा था कि ऑलरेडी फेसबुक है, आप उसका एक क्लोन बना लीजिए, उस जैसा ही एक रखिए साइट जहाँ पे लोग मिलें, नेटवर्कड हों, फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट एंड चैट एंड एवरीथिंग, उससे बेहतर फीचर्स आप दे सकते हैं। लेकिन एक बात माननी होती है कि ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे अगर फेसबुक ने 19 बिलियन आई एम नॉट रॉन्ग डॉलर्स में ख़रीदता है वो व्हाट्सएप को बनाना चाहता तो उसके महीने भर का कोई काम नहीं था। बिल्कुल। बट उसने उतने पैसे क्यों खर्च किए? क्योंकि उस व्हाट्सएप पे मिलियंस बिलियंस लोगों का ट्रस्ट है, लोगों के फ़ोन में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, लोग अकस्टम्ड हैं यूज़ करने के लिए। उससे बेहतर फीचर के साथ और भी नए चैटिंग एप्लीकेशंस आए, बट शायद उतने पॉपुलर नहीं है अभी भी। व्हाट्सएप लीड कर रहा है, क्योंकि जहाँ पे ट्रस्ट लोगों का बिल्ड हो गया, एक आदत सी बन गई, तो कीमत उसने उस चीज़ के लिए दी थी 19 बिलियन। तो अगर मैं किसी इस प्लेटफॉर्म को लेके किसी के जैसा कॉपी करके बनाऊं, तो एक तो मुझे खुद के ऊपर एक बात लगे कि मैंने नया क्या किया। कल को वो अच्छा हो भी जाए तो भी मेरे पास एक रहेगा कि देयर इज़ नथिंग, आई एम सिंपली कॉपिंग समबडी। तो एक समय के बाद मुझे एहसास हो गया था कि ये रास्ता जो डूम्स, एक रास्ता बंद दरवाजे की ओर जा रहा है, जहाँ पे जाके मुझे बंद करना ही होगा, कोई फ़ायदा नहीं है। आप टेम्प्रेरी सक्सेस दिखाई पड़ सकते हैं, बट बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स हैं, जैसे मान लीजिए कि ऑक्टल 2 बोल के सर्विस एक चला करती है, जस्ट डायल सर्विस है, आप कहीं भी फ़ोन कीजिए चीज़ें आ जाएंगी। बट हम देख रहे हैं जैसे गूगल ग्रो कर रहा है, जिसपे कि कस्टमर के रिव्यूज़ होते हैं, बिजनेस के प्लेसेस हैं, रिव्यूज़ हैं, गूगल मैप से इंटीग्रेशन है, आपको ऑथेंटिक रिव्यू मिलता है, क्योंकि कोई एक इंडिविजुअल उसको बैठ के ऑपरेट नहीं कर रहा है जो मैनिपुलेट कर सके कि रिव्यू ख़राब हो नहीं हो। तो यू नो कि बहुत सारी चीज़ें हैं। मलाइन कोई भी हो सकता है कि मेरा कॉम्पिटिटिव बिजनेस है, मैंने फालतू रिव्यूज़ करा दिए, बट अगर पब्लिक डोमेन में चीज़ें हैं तो आई बिलीव कि वो ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होंगी। तो गूगल जैसे आपको रीच करेगा जगह जगह पे, जैसे हम डिपेंडेंट होना शुरू होंगे एलेक्सा या एआई या टेक्नोलॉजी पे अपने रूटीन मॉनिटरिंग के लिए, तो अपने आप ही ऐसी सर्विसेज, ऑक्टल 2 जैसी सर्विसेज जो हैं गॉन हो जाएंगी। समय के साथ जैसे ही बड़ा कोई मछली आता है, छोटी मछलियाँ अपने आप है तो खा ली जाती हैं, निगल या खरीद लिया जाता है। तो हर बिजनेस का अपना एक जर्नी है, कहाँ तक वो जाएगा, जब वो टकराएगा एक बड़ी एंटिटी से, अस्तित्व बचेगा या मिटेगा वो तय करता है। तो हमें पता था कि ये जो मेरे प्रयास हैं, ये छोटे प्रयास हैं, ये समय के साथ ये खा लिए जाएंगे या बर्बाद हो जाएंगे। तो अपनी उम्र का वो प्राइम दौर वहाँ देने की ज़रूरत नहीं है। आप बेहतर कुछ सोच रहे हैं तो वहाँ आगे बढ़ें। तो वो लर्निंग का प्रोसेस है। आज मैं कहूँगा कि मुझे टेक्नोलॉजी आती है या मैं वेब या चीज़ें कर सकता हूँ, तो इसलिए कह सकता हूँ कि मैंने किया है। तो इट गेव मी एन एक्सपीरियंस हाउ टू स्टार्ट सच थिंग्स एंड हाउ टू वाइंड इट बैक, कि आपको लगे कि नहीं ये सही नहीं है, या वो अप्रोच। तो सीखते आप ये भी हैं कि कैसे किस समय में पैर को वापस खींच लेना चाहिए। दैट्स ग्रेट, रियली इंस्पायरिंग। अब मैं जानना चाहूँगा आपसे कि आपने अपने जीवन में बहुत सारे काम किए हैं और आपने हर जगह अपनी क्रिएटिविटी को कहीं ना कहीं एक तरीके से प्रमाणित भी किया है। अब आगे आप अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसी शुरुआत जो करना चाहते हैं या करने वाले हैं, उसके बारे में कुछ बताएं। अब आगे की जर्नी को किस तरीके से आप कंटिन्यू करने वाले हैं? अनुराग, तो मैं बता देना चाहूँगा कि मिर्ची के साथ काम करते हुए 6 वर्ष हो गए थे, और मैंने अभी इस साल ही फैसला लिया था कि अब शायद वो वक्त है, शादी हुई मेरी, तो ज़रूरतें भी बढ़ गई थी। तो एक समय होता है जब आप फिर से अपने सपनों के पीछे दौड़ें। कई सारे आइडियाज़ हैं, किताब पूरी करनी है, उस पर भी काम कर रहा, बहुत लंबा समय हो गया। कई सारे मित्र पूछते हैं कि क्या हुई किताब, बट वो भी एक बात है कि नौकरी में आप रहते हैं तो आप पूरा समय आप डेडिकेटेड रहते हैं अपने संस्थान के प्रति। तो अब आपको वो स्पेस चाहिए जहाँ पे आपके अपने सपने पूरे करने का समय, ऐसा लगता है, क्योंकि अब उम्र बढ़ रही है, आधे ओवर खेल लिया है मैंने। तो मैं अब शुरू करने जा रहा है, एक मेरा आइडिया है जहाँ पे मैंने जो ज़िंदगी में फ़ील किया, मैं गीता को रेफ़र करूँगा। तो भगवान कृष्ण एक जगह कहते हैं, जब कर्ण पूछता है कि मेरे साथ इतना अन्याय हुआ, मेरा हक था कि मैं पांडव कहलाता, मुझे एक दूसरे आइडेंटिटी के साथ जीवन बिताना पड़ा, इतने अन्याय मेरे साथ हुए, मेरे कभी क्षमताओं को समाज ने सही से पहचान नहीं दी, तो मैं क्यों ना करूं ऐसा, मेरा क्या दोष है इसमें। तो कृष्ण समझाते हैं उसे, कहते हैं कि अगर तुमने लाइफ में अपने चैलेंजेस को, जो तुम्हारे सामने समक्ष चुनौतियां थीं, जो तुम्हें लगा तुम्हारे साथ गलत हुआ, ये तुम पे समाज ने बुरा किया, उसे ये मान करके कि ये समाज की पीड़ा है, मेरी तरह लाखों लोग इससे जूझ रहे हैं, तुम उस दिशा में काम किए होते तो तुम धर्म के रास्ते पे होते। तुमने व्यक्तिगत बदले के लिए तुमने अधर्म का साथ दिया कि ताकि तुम खुद को बेहतर साबित कर सको, और तुमने इसके लिए नैतिकता की परिभाषाएं भी भूल गए, तुम सिर्फ कि तुम बेहतर साबित हो सको, इसलिए तुम्हारी गलती है। तो मैंने जब जीवन में देखा है अब तक के अनुभव में कि हम जैसे क्रिएटिव लोग जो होते हैं, वो जब नौकरी कर रहे होते हैं, जॉब करते हैं, अपना इन एंड आउट 100% दे रहे होते हैं, तब तक तो उनकी लाइफ सिक्योर्ड है। लेकिन जैसे ही वो जॉब से बाहर आते हैं तो उनके लिए क्रिएटिविटी जो है
फिर से कोई चाहिए जो क्रिएटिविटी को मोनेटाइज कर सके। मुझे लिखने आता है या मैं क्रिएटिव कंटेंट सोच सकता हूँ, जो भी मेरे स्किल्स हैं, तो आई ऑलवेज नीड समबडी हु वुड पे मी फॉर दैट। तो मुझे लगा कि ये चुनौतियाँ हर के ज़िंदगी में है। नौकरी के बाद लोग खाली रहते हैं, क्या करें नहीं करें, फाइनेंशियल सिक्योरिटी हमेशा रहेगी, चिंता बनी रहती है। स्किल्ड होते हुए भी वो अपने लाइफ को स्टेबल फील नहीं कर रहा। तो हमने इस चुनौती से खुद भी निकलने का सोचा और अपने जैसे बाकी लोगों को निकालने का भी एक आइडिया पॉपअप किया, जो 10 साल पहले से दिमाग में था, बट कब काम करना है ये ज़रूरी होता है, तो अब उस पर काम करने का समय है। वो ये है कि मैं मीडिया सेक्टर में 15 साल मेरा अनुभव हो गया मिला करके। तो मीडिया के जितने भी स्किल्ड लोग हैं, जैसे कि आपके पास कॉपी राइटिंग का स्किल है, आप क्रिएटिव राइटिंग करते हैं, आप कैमरा हैंडल कर सकते हैं, आप डिजिटल टूल्स अच्छे चला सकते हैं, आप सॉफ्टवेयर्स जो है ग्राफिक डिज़ाइन के या डेटा प्रेजेंटेशन के, कोई भी चीज़ जो टेक्नोलॉजी या न्यू मीडिया के दायरे में आती है, इस दायरे में वॉइस ओवर कुड बी एन आर्ट। तो ये जो कुछ भी आप करते हैं, इट कुड बी अ प्रेजेंटर, एंकर, समबडी इज ट्राइंग टू बी अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, इन सभी लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पे ये लोग लर्निंग भी कर सकें, प्लस अपने पार्ट टाइम समय को वहाँ इन्वेस्ट करके, जैसे आप हमने कोई प्रॉपर्टी शुरू की है जहाँ पे मुझे एक राइटर चाहिए, तो यू कुड कंट्रीब्यूट विथ योर राइटिंग इनटू दैट प्रॉपर्टी, और वो लाइफ टाइम आपके लिए एक एसेट रहेगा जहाँ से आप कमा सकें। मतलब हम आपको उसलिए नहीं पे कर रहे हैं उस दौरान जब तक कि आप हमारे लिए काम कर रहे हैं। आपके साथ मिल करके हमने कुछ क्रिएटिव कंटेंट क्रिएट किया, वो कंटेंट में जो आपकी भूमिका रही, जितनी भूमिका रही, उस अनुसार आपको एक सर्टेन प्रॉफिट शेयर मिलता है जो आजीवन मिलता है। तो मतलब वो उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो गई उनका। हाँ। एग्जैक्टली। तो अगर कोई क्रिएटिव आदमी है 4 घंटे समय भी बिताता है सप्ताह का, तो इफ़ इट कुड कंट्रीब्यूट टू 1 IP फॉर मी, एक प्रॉपर्टी कंट्रीब्यूट कर सकता है, तो मैं उस लाइफ टाइम उस प्रॉपर्टी के जो भी मोनेटाइजेशन के एस्पेक्ट रहेंगे उनमें हमेशा शेयर देता रहूँगा। जैसे मैं भी एक शेयर होल्डर हूँ 10% हिस्से का, उस तरह से अगला भी 10% रहेगा। तो आई एम मेकिंग एन ओपन सोर्स। तो बिल्कुल सी बात है कि आपकी ये इनिशिएटिव भी सफल होने वाली है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप दर्शकों को ज़रूर बताएं कि आप जो इनिशिएटिव लेने वाले हैं उसका नामकरण क्या कर रहे हैं, ताकि लोगों को तो पता हो कि ऐसा कुछ मार्केट में आया तो वो किन्होंने शुरुआत करी है। अच्छा, ये बहुत बेबी अभी है, स्टेज में, क्रेडल में है अपने ये भोकाल.com। भोकाल.com ऑलरेडी एक स्टैब्लिश सा नेम है, कई सारी चीज़ें, वेब सीरीज़ वगैरह आ रखा है, तो ये डोमेन मैंने बहुत पहले लेके रखा हुआ था भोकाल.com। और वक्त हमारा है इज़ द टैगलाइन, भोकाल.com, वक्त हमारा है। और ये एक क्रिएटिव लोगों के लिए मार्केट प्लेस होगा जहाँ पे आप जो क्लाइंट्स हैं और जो स्किल्ड लोग हैं दोनों ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी नीड्स को पूरा कर सकते हैं। दैट्स ग्रेट, अमेजिंग। फाइनली अब हम लोग इस इंटरव्यू के अंतिम पायदान पे हैं और यहाँ पे हम चाहेंगे कि अगर आप दर्शकों को, यूथ को कुछ मैसेज देना चाहें तो प्लीज़ कन्वे करें। मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा अपने अनुभव से कि डरना नहीं है लाइफ में ना, गेम समझिए लाइफ को। कि हम ये नहीं करा कि आप कुछ भी कर ले, इसका मतलब इनसेन काम करें, बट लाइफ में ना बहुत कैलकुलेशंस करते हैं हम लोग कि ये करना चाहिए, ये पढ़ना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। इस चक्कर में बहुत सारे लोग इंजीनियरिंग करने निकलते हैं, इंजीनियर से इतने सारे पैदा कर दिए हमने, उनके लिए जॉब नहीं है। तो किसी भी भीड़ का हिस्सा ना बनिए। मैं बिल्कुल आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, डरिए मत। ज़िंदगी में बहुत कुछ आप सीखेंगे, आप गलती होंगी तो सीखेंगे, और कुछ नहीं होगा। आप जहाँ पे लगे कि फांसी नहीं ना हो रही है इस चीज़ को करने से, करिए तो, देखिए तो, सीखिए तो, ट्राई तो कीजिए। 2 महीना समय बर्बाद होगा, 4 महीने समय बर्बाद होगा, यही होगा। बट अगर आपको वाकई फील होता है, पैशन होता है अंदर में, फील हो रहा है कि ये करना के ट्राई करना चाहिए, देखना, भीड़ का हिस्सा मत बना। क्या बात है, दैट्स ग्रेट, रियली इट वाज सो मच इंस्पायरिंग टॉक, आई रियली लव टॉकिंग टू यू। बहुत मज़ा आया सर आपसे बात करके, और विश्वास है हमें कि ये जब एपिसोड रिलीज़ होगा टेलीविज़न पे और साथ में यूट्यूब पे भी, तो जितने भी दर्शक देखने वाले हैं उनके ज़िंदगी में एक चेंज आएगा और वो भी अपना पर्सपेक्टिव कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चेंज कर पाएंगे, अमेंड कर पाएंगे उसमें कि कैसे हमें अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचना चाहिए। आप सभी से विदा लेंगे, यहीं पे छोड़ेंगे आपको। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग इन माय शो। आज के इस शो में यहीं पे रुकेंगे और आप सभी से विदा लेंगे, फिर मिलेंगे किसी और शो में जहां पे होंगी और भी ढेर सारी बातें किसी और बड़ी शख्सियत के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो